हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से देखेंगे कि मौर्य काल और मौर्य के बाद का काल कैसा रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो इसका सही आंसर है कुक्कुट देश। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया है। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। इंद्रवाहक नदी की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवाहक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवाहक संभवतः ईव और शंख नदियों का इलाका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए क्या ले जाता था। यहाँ से तो यहाँ से हाथी लेकर जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से हाथी अपनी सेना में ले जाया करता था। आज भी देखते हैं कि झारखंड में हाथी की संख्या अच्छी है, तो उस समय भी रहते थे तो हाथी यहीं से जाता था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेख 13 मतलब 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है। तो अटावी देश के नाम से की है। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा अटावी के नाम से की है। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आठवीं प्रदेश भी था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सके। अविजित का अर्थ हो गया कि यहाँ ये शासन नहीं कर पाया था, यहाँ के लोगों को नहीं जीत पाया था, तभी ऐसा वो लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था। तो इसका सही आंसर है रक्षित। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो हम लोग पहले ऑप्शन देखेंगे, इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, तो आप देखिए, इसका ऑप्शन है बी अशोक। अशोक सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। तो सही आंसर है झारखंड के रास्ते से गया था। कलिंग राज खारवेल ने झारखंड के रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफलता पाई। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर रांची से। ठीक है, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण का वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, ध्यान से इसको पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा है। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने पुंड्रवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, चाईबासा में रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं। सी है, पूर्वी सिंहभूम में इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। और डी है, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका ए सही है कि रांची से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। बाकी ये दोनों को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं और सिंहभूम से रोमन सम्राट के या रोमन के सिक्के मिले हैं। तो ये दोनों को क्या किया, गड़बड़ कर दिया। चाईबासा के लिए याद रखेंगे इंडो सीथियन और सिंहभूम के लिए रोमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, असत्य कौन सा कथन है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, टिक लगाएंगे क्रॉस का। झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट है हजारीबाग के मधुही पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं। ठीक है। सतगावा में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं। और डी है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिला है। ठीक है, तो डी ही ऑप्शन गलत है। अवशेष पलामू में नहीं मिला है, ऐसा बताया जा रहा है कि डी गलत है। तो डी को छोड़ करके बाकी आप सारे स्टेटमेंट याद कर लीजिए, क्योंकि इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बाद में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है। रांची के निकट मदुही पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है। दूसरा है कि गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुक्कुटलाट कहा था। तो क्या फाहियान ने कुक्कुटलाट कहा था? अगला क्वेश्चन देख, समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुंडल कहा गया है। तो एक बात याद रखिए कि बी तो सही है कि फाहियान जो था वो कुक्कुटलाट कहा था। ठीक है, ये जो रांची में कह रहा है कि गुप्त काल का कुआं मिला था, तो मदुही पहाड़ में नहीं मिला था, पिठोरिया पहाड़ी पर मिला था। तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत। और गुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुंडल, टॉलमी बोलता था, मुंडल ये नहीं बोलता था। तो इसके शासन काल में मुरुंड कहा गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हुआ गलत। तो केवल बी स्टेटमेंट सही है। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ी पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है। वहीं समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को मुरुंड देश कहा जाता था, मुंडल तो टॉलमी कहता था। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है मदन राय, प्रताप राय एवं कंदर राय। ये सभी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो तीनों का नाम याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के समकालीन कौन कौन था। मदन राय भी था, प्रताप राय भी था, और ये कौन सा नाम है? कंदर राय। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 600 ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, कि किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? तो कह रहा है कि इसका सही आंसर शशांक है। पश्चिम बंगाल गौड़ का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। इसके साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड के भूभाग में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया है। इसलिए अपने इलाका में घूमिए तो कोई मंदिर मिले ना मिले, शिव मंदिर हर जगह मिलता है। इसके काल का प्रसिद्ध मंदिर बेनी सागर है। यह एक शिव मंदिर है जो कि सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। हेनसांग ने शशांक को बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु वाला राजा बताया था। मतलब कि शिव भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि दूसरे धर्म में इनको आस्था नहीं था। ठीक है, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु कौन सा अधिकारी नियुक्त किया था? तो अब हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे। डी, आटविक। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु आटविक नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो भी सही होगा हम लोग उसको टिक लगाएंगे। पहला है हर्षवर्धन के समय आए ह्वेनसांग ने झारखंड को किचिंग कायला कहा है। किचिंग कायला कहा था, ये कर्ण सुवर्ण कहा था ना। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र या संथाल परगना को कर्ण सुवर्ण कहा है, ये भी गलत है। ह्वेनसांग ने अपनी रचना सी यू की में ईब नदी की चर्चा की है। तो अगला है हेनसांग अपनी रचना सी यू की में झारखंड के लिए की लो ना सुफलाना कर्ण सुवर्ण तथा संथाल परगना के लिए किचिंग कायला शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब ये सही हो गया, ये सही हो गया। हर्षवर्धन के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को कीलो ना सुफलाना कर्ण सुवर्ण कहा है। ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। इसने अपनी रचना में संथाल परगना को किचिंग कायला नाम से संबोधित किया है। अब हम लोग अगला चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। यानी कि यहाँ का कारोबार विदेशों से चलता था, ऐसा कहना है। क्योंकि सिक्का कोई क्यों देगा आपको, इतनी दूर रोमन का सिक्का यहाँ क्या करेगा? तो जरूर कोई व्यापार होता होगा, इसी से आया सिक्का। ज्ञातव्य है कि चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, वहीं रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 17 कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी?
तो इसका आंसर है जीवगुप्त द्वितीय को। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के जीवगुप्त द्वितीय राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। ये हो सकता है कि सबको जीतने निकला होगा, तभी ये राजा बेचारे यहाँ आके छुप गया होगा। निम्न में से किस स्थान से इंडोसीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि इंडोसीथियन कहाँ से मिला, चाईबासा से मिला। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित चाईबासा से इंडोसीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड की चर्चा है? तो 13वें शिलालेख में है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी रक्षित को भेजा था। ठीक है, इसका नाम याद कीजिएगा, रक्षित को भेजा था, एक बार और पूछता है। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? अर्थशास्त्र लिखा कौन था? चाणक्य। अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नामक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो भी कथन सत्य होगा हम लोग उसको टिक लगाएंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। ठीक है, पाल वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजे जाते थे। पाल वंश की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था। तो उपयुक्त सभी के सभी कथन क्या है? सही हैं। पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग रहा। पाल वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजे जाते थे। इस काल की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश तथा अर्थात उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? ऐसा कहना है। तो याद रखिएगा, आर राम शास्त्री इनका कहना है। इतिहासकार आर राम शास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो हम लोग सब जानते हैं कि दक्षिण की ओर जो लोग जाते थे उन लोगों को इधर से होकर गुजरना पड़ता था। तो दक्षिणापथ मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, जो कि मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, हम लोग हमेशा जानते हैं कि दक्षिण भारत की तरफ जो भी निकला वो इसी मार्ग से होते हुए गया। अगला है, गुप्त काल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है हजारीबाग। गुप्त काल में झारखंड के हजारीबाग जिला में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? तो अभी हम लोग कुआं के बारे में पढ़े थे ना कि वो कहाँ मिला था? पिठोरिया में। तो बुकरू पहाड़, रांची। झारखंड के बुकरू पिठोरिया से गुप्तकालीन कुआं मिला है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक का यहाँ के जनजातियों पर किस प्रकार का नियंत्रण था? तो कहेंगे कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। वो डराते धमकाते रहते थे कि यहाँ अशोक कि यहाँ के लोगों को मेरा धर्म का आचरण करना चाहिए, अभी तक हम शस्त्र त्यागे नहीं हैं, नहीं करने से हम शस्त्र चलाना भूले नहीं हैं, इस टाइप का धमकी दिया करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष यहाँ पर नियंत्रण उनका नहीं था। ठीक है, यहाँ की जनजातियों पर पूर्ण नियंत्रण कोई भी राजा या मुगल नहीं कर सके, केवल अंग्रेज ही इन पर अपनी पैठ जमा सके। लेकिन अंग्रेजों को इस प्रक्रिया में लगभग 70 वर्षों, जो कि 1767 से लेकर 1837 का समय लगा और अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा, जैसे संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, चेरो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह तथा पहाड़िया विद्रोह आदि। यहाँ के लोग इतने बहादुर थे कि जल्दी समर्पण नहीं जानते थे। अगला है, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश में किस प्रकार का शासन प्रणाली होने की बात कही है? तो गणतंत्रात्मक। ठीक है, जो अभी है हम लोग नेता चुनते हैं ना हम लोग वोट देके, वैसे ही कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनका गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से खालिस्तान नामक पदाधिकारी नियुक्त की गई थी। तो इसका सही आंसर है आर्टविक। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनका गठबंधन रोकने के उद्देश्य से आर्टविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। आर्टविक के अधीन नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी थे। सोचिए कि आर्टविक के अंदर ही नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अधिकारी थे। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इन लोग डायरेक्टली यहाँ पे शासन नहीं कर रहे हैं या फिर यहाँ से मालगुजारी लेना या कुछ नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का ध्यान जरूर रख रहे हैं कि ये किसी ऐसी पार्टी से जाकर या ऐसे कोई राजा से जाकर गठबंधन ना कर ले जो कि हम लोग के लिए हानि हो।
ठीक है, ये सब को रोकते थे। बाकी इन लोग के लाइफ को जैसे इन लोग को आज़ादी से जीना ऐसे जीने छोड़ देते थे। हाथी चाहिए रहता था तो वो ले जाते थे, वन का कोई प्रोडक्ट ले जाना होता होगा वो ले जाते होंगे। लेकिन यहाँ के लोगों को किसी दूसरे से गठबंधन कर लेने से रोकना और इन लोगों को उसी एरिया में क्या करते हैं, लिमिट करके रखना, ये सब काम करने के लिए आटविक नाम का एक अधिकारी रखा गया था। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा स्थान गुप्तकालीन नहीं है। तो भेलवा दाग ग्राम जो है कहाँ है, खूंटी में है ना। हाँ, तो ये आपका गुप्तकालीन नहीं है। गुप्तकालीन अवशेषों में मदुही पहाड़ जो हजारीबाग जिला में है, पर पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर, सतगावा नामक गांव जो हजारीबाग जिला में है के आसपास के मंदिर, तथा पिठोरिया जो रांची में स्थित है जहां से एक पहाड़ी पर कुआं का अवशेष प्राप्त हुआ है। भेलवा दाग ग्राम खूंटी जिले में स्थित है जहां से बौद्ध कालीन बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो वहां से हम लोग गुप्तकालीन के लिए नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो साइन है वो कह रहा है कि ये चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।